तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्यपितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रिपराशर कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मुनिरङ्गिरा लोमस पालिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगु सौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिशास्त्रप्रवर्तका ज्योतिशास्त्रप्रवर्तका। आप सबका इस आज के दूसरे सत्र में स्वागत है और हमारा जो सुबह विषय चल रहा था, हम आए थे 6 तिथि तक। तो 6 तिथि से अब आगे का विषय हमारा शुरू होता है। एक बार सभी लोग ये जो वेदांग का श्लोक है इसे भी पढ़ लीजिएगा। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य हस्तो कल्पौति पठ्यते मुख व्याकरणं स्मृतं निरुक्तं श्रोत्रं मुच्यते छन्दः पादौ तु वेदस्य ज्योतिषाम् अयनं चक्षुः। ये जो ज्योतिष है इसको वेद का चक्षु कहा गया है। और आप जानते हैं कि चक्षु कितने महत्व का अंग है। सारी दुनिया है, सब कुछ है, और अगर आँख नहीं है तो सब अंधेरा है। तो ये जो ज्योतिष है ये एक देखने की विधा है। काल की दूर दूर तक की गहराइयों में, भूत की बहुत पीछे पीछे की गहराई में, सब जगह भी काल निर्धारण को ढूंढ लेता है। तो ज्योतिष को भी पढ़ना, समझना, भूगोल, खगोल, बिल्कुल जिस तरह से भूगोल के बहुत सारे नियम होते हैं, उसी तरह से खगोल और खगोलिकी उसके अपने नियम होते हैं। उनको समझना काल ज्योतिष अध्ययन के अंतर्गत आता है। आपको ये बता दूं कि जो व्यक्ति भूगोल को सही से जानेगा वो व्यक्ति मकर संक्रांति को कैसे 22 दिसंबर और 21 दिसंबर में ही होती है इस बात को भी जानेगा। ये भूगोल का भी विषय है, उसमें भी ये पढ़ाया जाता है। तो आपको अब हम आ रहे हैं 6 तिथि की बात जरा दोहरा दें आपको कि हमने आपको बताया था सूर्योदय काले, क्या बोला? सूर्योदय काले या तिथि भवति तस्मिन् दिने तस्या एव सत्ता। जिस दिन सूर्योदय काल में जो तिथि होती है उस दिन भर के लिए उस तिथि की सत्ता मान होती है।
अब अगर सूर्योदय काल में कोई तिथि उपलब्ध नहीं है, दूसरी तिथि सूर्योदय काल के बाद शुरू हुई, तो वो उसकी सत्ता उसको मिली नहीं उस दिन में, और अगले दिन मिलनी थी वो अगले दिन भी नहीं मिली, क्योंकि वो अगले दिन के सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई। तो वो तिथि न इधर गिनती में आई और न उधर गिनती में आई, तो इसको क्या कहेंगे? इसे क्षय तिथि कहेंगे। और जो वृद्धि तिथि होती है वो इसकी उल्टी होती है, वो होती है सूर्योदय द्वये, बोलो सूर्योदय द्वये यस्या स्थिति सत्ता अस्ति सा वृद्धि तिथि। क्या बोला? जो तिथि आज के सूर्योदय के समय में थी, तो आज भी उसकी सत्ता हुई, और अब आज का दिन बीता, रात बीती, कल का सूर्योदय हुआ, और कल के सूर्योदय में भी वही तिथि रही। ठीक है? क्षय तिथि में क्या था? न इस सूर्योदय में थी और न उस सूर्योदय में थी। वृद्धि तिथि में क्या है कि तिथि आज के सूर्योदय में भी है और कल के सूर्योदय में भी है, तो वह सा तिथि वृद्धि तिथि। उस तिथि को क्या कहते हैं? वृद्धि तिथि। अब एक एक उदाहरण कहीं पर हो, वैसे तत्काल मेरे नॉलेज में देख लीजिए, वृद्धि तिथि मैंने ढूंढ रखी थी, लेकिन वो आप लोग भी देख लीजिए, देखें कोई तिथि 2 दिन के सूर्योदय में है क्या। देखिए ये तिथि आई, चतुर्दशी आई, और 27 तारीख की, 27 तारीख में देखिए, 27 जून में, 27 जून में, उससे ऊपर 6 तिथि है त्रयोदशी, जो आपको बताई थी हमने दिन में। त्रयोदशी ये आई थी, त्रयोदशी है 5 गते में। अब यहां 5 गते में जो है ये त्रयोदशी 27-28 तक चली गई, और वहां से चतुर्दशी शुरू हो गई। अब ये चतुर्दशी जो थी ये 6 गते में सूर्योदय व्यापिनी है। क्या बोला? चतुर्दशी 6 गते में सूर्योदय व्यापिनी है, और अगले दिन भी ये 5:54 तक व्याप्त रही है। ठीक है? अगले दिन भी 5:54 तक व्याप्त रही है, और 5:54 से पहले ही सूर्योदय, कितने बजे सूर्योदय देखना? 5:30 पे सूर्योदय है, तो 5:30 आज के सूर्योदय में भी है, और 5:30 कल का सूर्योदय था, तो कल भी थी। तो ऐसी तिथि को, जो तिथि 2 दिन उपलब्ध हो, उसको क्या बोलते हैं? वृद्धि तिथि। अब ये तिथि वृद्धि और जो 6 तिथि है, ये दोनों ही तिथियां जो हैं आपको सिर्फ गणितीय जानकारी के लिए हैं, और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए ये शुभ और अशुभ होती है। वो लोग इन तिथियों में नया काम करना, ये करना, वो करना, तो ध्यान वो भी रखते हैं इन तिथियों का, लेकिन उनका उद्देश्य और होता है, आपका उद्देश्य ये होता है। शुभ अशुभ और काल के बारे में मैं एक बात कहा करता हूँ। देखिए मुहूर्त शब्द जो है ना, ये मुहूर्त शब्द वेद में भी है। तो मुहूर्त अगर आप कहते हैं तो आप उल्लंघन नहीं कर रहे हैं वैदिकता का, लेकिन यहाँ तक कि अगर आप कहें कि आपने किसी काम का मुहूर्त कर लिया, हाँ तो कर लिया हमने, फलान, ऐसी भाषा आप भी बोल सकते हैं। हमारे भाई की शादी का मुहूर्त इतनी तारीख का हो गया, ये कह सकते हैं आप। अंतर क्या है कि आपने मुहूर्त तो अपने तरीके से अपने दिन का चयन किया। कैसे चयन किया? देखो, मान लीजिए आपके भाई की शादी होनी है, और आपके और बड़े भैया हैं वो अमेरिका में गए हुए हैं, आपकी बड़ी बहन मान लीजिए उनके पुत्र पुत्री होने को है, तो आप इन तथ्यों को ध्यान में रख करके एक दिन तय करेंगे कि वो बड़े भैया भी अमेरिका से पहुंच जाएं, उनको भी न हो। और मान लीजिए कि आप
अप्रैल में रखना चाह रहे हैं तो अप्रैल में आपने भी ध्यान रखा कि मेरा छोटी बहन वो उसके 10वीं के इम्तिहान है, तो आप ये विचार करेंगे कि नहीं, सभी बातों का विचार करेंगे। यही तो मुहूर्त करना हुआ कि वो अमेरिका वाला भाई भी आ जाए, 10वीं में जो कक्षा में पढ़ रही है मेरी बहन वो भी शामिल हो जाए, मेरी भाभी के अगर कुछ वो है तो उसको वो भी ठीक ठाक हो और हम सही सब ढंग से अपना कार्य कर सकें। इन बातों का विचार करके आपने भी तो मुहूर्त किया। उनके मुहूर्त करने का ढंग दूसरा होता है, वो उनके मुहूर्त का और शुभाशुभ आशय होता है। इसलिए जब कोई ये कहता है कि मुहूर्त कर लिया या मुहूर्त करना है, तो आप ये ना समझ जाएं कि ये गलत भाषा हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही गलत भाषा, क्योंकि जो मुहूर्त शब्द है ये तो मुहूर्त कालखंड है। और मुझे जहाँ तक याद है, मैं अभी आपको 81 पृष्ठ पर, क्योंकि ये प्रिय रत्न आर्ष जी ने एक बड़ा अच्छा मंत्र दिया है। देखिए इन्होंने दिया है, त्रिंशत धाम विराजति वाक पतंगाय धीयते प्रतिवस्तुरः द्युवी। ये 30 मुहूर्तों का इन्होंने जिक्र किया है। ये ऋग्वेद का 10वें मंडल का, लिख लीजिए आप, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 189 सूक्त का तीसरा मंत्र है। कौन सा? 10वें मंडल का 189 तीसरा मंत्र है। त्रिंशद्धाम विराजति वाक् पतंगाय धीयते प्रतिवस्तुरः द्युवे। ये लिखते हैं, देखिए मैं उन्हीं का लिखा आपको पढ़ के सुना देता हूं, बहुत अच्छा रहेगा। वाक् वस्तु त्रिंशद्धाम विराजति, पृथ्वी दिन के रात के 30 मुहूर्तों को प्राप्त करती है। दिव्य पतंगाय प्रतिधीयते, वह पृथ्वी किरणों द्वारा सूर्य में सदा आश्रित रहती है। यहाँ यह कहा गया है कि पृथ्वी सूर्य पर आश्रित होकर के दिन रात में अपनी गति से 30 मुहूर्त बनाती है। मैंने देखा ना, कई जगह ऐसा होता है कि चर्चा चलती है तो वहाँ पर हमारे कोई विद्वान बैठे रहते हैं, ये क्या मुहूर्त तो उन लोगों का होता है, तुम्हारा क्या मुहूर्त होता है, ऐसी बात बोलते हैं। तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इससे दिन रात के 30 मुहूर्त होते हैं, ये बात स्पष्ट हुई। ये लिख रहे हैं प्रियरत्न आर्ष जी। आदि संवत्सर विश्वकाल से लेकर ये, और फिर आगे बात बढ़ गई। परंतु मेरा कहना ये है कि हम भी मुहूर्त करते हैं। किसी का मुहूर्त करना माने किसी कार्य के लिए तिथि निर्धारित करना। तो जब आप तिथि निर्धारित करेंगे तो बहुत सारी बातों का विचार करेंगे ना, तो हम किस तरह की बात विचार करेंगे ये अलग बात है। ठीक है, ठीक है, आइए आगे। तो तिथि वृद्धि पर बात हो रही थी। सूर्योदय द्वये यस्या स्थिते सत्तास्ति सा वृद्धि तिथि। आज सूर्योदय पर जो तिथि वर्तमान है और कल भी सूर्योदय पर जो वर्तमान होगी, दो सूर्योदयों में जो कालों में विद्यमान रहेगी, वह तिथि वृद्धि तिथि कहलाई जाएगी। ठीक, अब आगे आइए आप। आज का विषय यहां तक का तो ये थोड़ा छोटा सुबह छूट गया था, 6 तिथि बता दी थी, वृद्धि तिथि रह गई थी। और ये वृद्धि नक्षत्र तिथि, अच्छे नक्षत्र भी होते हैं, ये नक्षत्रों के भी साथ भी है ये बात। कोई तिथि अगर, कोई नक्षत्र अगर 2 सूर्योदयों को प्राप्त होता है तो उसको वृद्धि नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, अब वो तो विधि देखने की यही है, इसे तो अलग से कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, यही विधा है आपके आज के सूर्योदय में भी और कल के सूर्योदय में भी वो विद्यमान रहेगी, तो वो वृद्धि नक्षत्र होगा। ठीक है, अब आए आज के मुख्य विषय है, और ये है पंचांग का अगला भाग। पंचांग का भाग तिथि, वासर, नक्षत्र, योग, करणमेव च। योग, ये बात आपको एक हम ये और बता दें कि हमने इस पंचांग में योग और करण नहीं दिए हैं। क्या नहीं दिए हैं? हाँ, ये योग और करण जो है हमें उपयोगिता के नज़र नहीं आए। इसमें कई लोग हमें तरह तरह की बातें कहते भी हैं। अभी उज्जैन में भी इस तरह की बातें, आपने करण योग नहीं दे रखे हैं। तो अब आगे क्या बोला उन्होंने, जब आप योग नहीं दोगे तो लोग शुभ अशुभ समय को कैसे ढूंढेंगे? समझ गए ना आप? अब एक लाइन में समझ गए ना आप कि योगों का जो है इनका सीधा सा कैसे वो निकलता है
चंद्र स्पष्ट में सूर्य स्पष्ट को जोड़ करके जो आएगा उसमें 800 कला का भाग देने से जो संख्या आती है वो योग कहलाती है। आप चाहो तो अच्छे से लिख भी लो इस बात को। चंद्र स्पष्ट, आओ चाहो तो एक उदाहरण भी दे दें। और ये जो योग होते हैं ये भी 27 होते हैं, इसीलिए 800 कला वाली बात आई है। ये भी 27 होते हैं। आपको सिर्फ हाँ चंद्र स्पष्ट और सूर्य, अब जब चंद्र स्पष्ट बोला तो वो तो समझ गए ना आप। किसी भी तिथि का योग लेना हो, एक तिथि का ले लीजिए, आज की तिथि का ले लीजिए, चंद्र स्पष्ट ले लीजिए और वो ले लीजिए और जोड़ लीजिए, अभी बताते हैं आपको, और वो योग हो गया। अब जैसे तिथि निकाली, तिथि कैसे निकाली? अंतर करके। हाँ, अब भाषा ये बनी, हमारी भाषा ये हुई कि चंद्र और सूर्य के अंतर का जो मान है ये तिथि को निर्धारित करता है। अब इसके उल्टे हो गए योग, चंद्र और सूर्य के योग का जो मान है। ठीक है, ठीक, बस चंद्र स्पष्ट में आप सूर्य स्पष्ट को जोड़ देंगे। अब यहां जोड़ा है, देखिए 22 और 40। 22, एक सज्जन कह रहे थे कि मुझे तो जोड़ना घटाना आ ही नहीं रहा है, तो उनसे भी मेरा कहना है कि चिंता तो देखो बंधुवर आप भी मत करो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। वो चूंकि विषय से आपका परिचय नहीं है, विषय के साथ आपका तारतम्य नहीं है, इसलिए आपको ये जोड़ना नहीं आ रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल घटिया आदमी हो गए या आपकी तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप फिर भी जितना आप देख समझ रहे हैं उतना देखिए, समझिए, बिठाइए। इस बार आपको कुछ बैठ जाएगा, ईश्वर ने चाहा और मेरे और आपके योग में होगा। अगले किसी सम्मेलन शिविर में फिर आप आइए, हो सकता है वहां से आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। विद्या के साथ अपना तारतम्य बनाए रखिए। ये मत सोचिए कि मुझे तो जोड़ना भी नहीं आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जोड़ कैसे हो रहा है। ये भाषा मत सोचिए अपने आप में, बिल्कुल नहीं। आप कम बिल्कुल नहीं है, ये बता दूं आपको। ये सिर्फ अपरिचय की बात है, क्योंकि अभी ठीक है भाई, हम तो एक ज्योतिष के उसमें रहे ही नहीं है, हमारे लिए ये सब नई बातें हैं। अश्विनी भरणी ये शब्द हम पहली बार सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा विषमता तो है ही, कठिनाई है। पर ऐसा मतलब थोड़ी है कि हमने अश्विनी भरणी कृतिका शब्द सुने ही नहीं है तो हम तो कुछ भी नहीं है। ये भाषा मत रखिए अपने माइंड में, बिल्कुल भी नहीं। अब आप देख रहे हैं, देखिए वो सज्जन भी सुन ले, 22 में 40 जोड़ा तो 22 और 40 62 होता है, और विकला 60 ही तक होती है, तो 60 विकला की एक कला पूरी बन जाएगी। यहां 22 का केवल जो 62 का केवल 2 विकला रह गई, बाकी एक कला को हम उधर ले गए। अब उधर हमने 40 और 30 70 हुए, और 70 में एक यहां से आई थी तो 11 हो गए, एक यहां से आई तो 71 हो गए। 71 में से 60 कला का उधर अंश बन गया, उसको हम वहां ले गए एक को, और यहां 11 को रख लिया, तो ये 11 कला 2 विकला। अब यहां जो है ये एक बच गए थे। 88 में 44 जोड़ा तो वो 8 और 4 12 और 1 13, और हासिल आया एक साधारण जोड़ है, बिल्कुल साधारण जोड़। 8 और 4 12 और 1 13 का 3, और फिर 8 और 4 12 और 1 13 का 3, हासिल 1, और 3 और 1 4। ये योग हो गया 433। अब इसमें क्या हुआ कि एक कंप्लीट योग मंडल 360 पूरा हो गया, उसको घटा दिया तो बचे 73 कला अंश 11 और 2। अब इनकी कला बना लो। अब देखिए, कला बनाओगे तो क्या करोगे? घटी को अंश को 60 से गुणा कर दोगे। भाई विकला से कला में जाने के लिए आपने 60 के भाग से बड़े थे, अब आप इधर से इधर आ रहे हैं
60 एक घटी को आप गुणा करोगे 60 से तो 60 कला हो जाएंगे, 60 कला हो जाएंगे। उस कला को फिर गुणा करोगे तो 60 60 36 आ जाएंगी। तो ये है। अब जो व्यक्ति गणित में थोड़ा सा भी वो नहीं होगा तो उसको लगेगा ऐसा कि ये कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि जो बिल्कुल आप ये समझेंगे हम तो बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है। अब आप देखिए इनकी कला बना ली, इस कला में 800 का भाग दे दिया। 800 का जब भाग देंगे तो एक संख्या आएगी, वो संख्या उस दिन में चल रहा योग होगी और उनके भी नाम हैं, जैसे आपके नक्षत्रों के नाम हैं। आप जब हम नक्षत्र निकालेंगे, अभी मैं चंद्रमा से नक्षत्र निकालना भी बताऊंगा आपको, तो आप देखेंगे वहां भी एक संख्या आएगी। मान लीजिए 10 संख्या आएगी तो 10 का मतलब 10वां नक्षत्र। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी जो भी है, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा और ये आश्लेषा आ गया। ऐसे यहाँ योगों के भी नाम हैं और वो योग जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और मैंने तो पंचांग में लिखा भी है कि अगर किसी व्यक्ति को इन योगों का बहुत महत्व स्पष्ट हो तो हमें सूचित कर दे, हम इनको भी देना शुरू कर देंगे। ये योग होते हैं विस्कंभ, एक बार नाम सुन लीजिए, सुने हुए रहेंगे आपके। विस्कंभ योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभन योग, अतिगंड योग, सुकर्मा योग, धृति योग, शूल योग, गंड योग, वृद्धि योग, ध्रुव योग, व्याघात योग, हर्षण योग, वज्र योग, सिद्धि योग, व्यतिपात योग, वरीयान योग, परिग योग, शिव योग, सिद्ध योग, श्राद्ध योग, शुभ योग, शुक्ल योग, ब्रह्म योग, ऐन्द्र योग और वैधृति योग। इसमें वो कहाँ आया? व्यतिपात आया। विष्टि, विष्टि तो करण हुआ ना। अच्छा, विष्टि तो करण है, हाँ ठीक है। व्यतिपात और वैधृति दोनों आ गए ना। हाँ, व्यतिपात वैधृति, ये योगों के नाम हुए। पहला विस्कंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा। सुन लीजिए, बाकी विशेष नोट वोट कुछ नहीं करना है इसको। धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरीयान, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र और वैधृति, ये योग हुए। अब जब आप इनमें से ये 2 योग जो हैं इनका खगोलीय महत्व भी है, इस पर हम आपको अलग से बात करेंगे। अभी आपको बता दें, 2 मिनट लगते हैं। चलो बता देते हैं। वैधृति और व्यतिपात ये 2 योग ऐसे हैं जो सूर्य सिद्धांत में भी दिए हुए हैं और इनकी खगोलीय स्थिति है, ये सूर्य और चंद्रमा के भोगांशों का जोड़, एडिशन खाली नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब सूर्य और चंद्रमा एक ही आयन में हो, यानी कि दोनों उत्तरायण में है या दोनों दक्षिणायन में, और दोनों का क्रांति साम्य हो जाए, यानी दोनों की क्रांति बराबर हो जाए, तो उसे व्यतिपात बोलते हैं। और अगर वो विपरीत अयन में है और तब क्रांति साम्य हो जाए तो उसको वैधृति बोलते हैं। अगले वर्ष के पंचांग से हम वैधृति और व्यतिपात योग देंगे, लेकिन देंगे इस अर्थ में कि एक अयन में और क्रांति साम्य और विपरीत अयन में और क्रांति साम्य, वैसे नहीं, जोड़ वाले नहीं। ठीक है। चूंकि मैंने अभी आपको क्रांति के बारे में समझाया नहीं है, इसलिए मैं अभी रुक रहा था, लेकिन उन्होंने कहा वो ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात कही है। आप लोगों को एक संक्षिप्त परिचय मिल गया कि वैधृत योग होता है जब चंद्रमा और सूर्य एक ही अयन में हो, एक ही साइड में हो, अयन या तो उत्तरायण में हो या दक्षिणायन में हो, और दोनों की क्रांति बराबर हो। ये क्रांति जैसे देखिए ना, अब पंचांग का पेज नंबर 59 खोलिए, पेज 58 खोलिए, ये खोलिए, देखिए इसको। 16 गते, सबसे ऊपर जो पहली गते लिखिए, देखिए यहां पर विषुवांश ये दिए हैं ना, 6 गणितें दी हुई है ना। क्या क्या गणितें दी हुई हैं? 6, भोगांश, सर, दूरी, विषुवांश, क्रांति और बिंबमान।
देख लिया सबने, सब देखे इसको। अपने पंचांग के बाएं पृष्ठ में लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर देखें, सबसे ऊपर बाएं में, वहां देखें आप, ये है आपको दिया हुआ है सूर्य, और सूर्य के नीचे लिखा हुआ है भोगांश, सर, दूरी, विषुवांश, क्रांति और बिंबमान। तो ये जो दूसरी संख्या है, ये दूसरी साइड में ये क्रांति है। जैसे सूर्य की क्रांति कितनी है? 22, 37, 39। आइए, आपको देखने में आ गई है? आ गई देखने में आप सबको? आ गई, ठीक है, बहुत अच्छा। आपके आ गई सबके? अच्छा, 22, 37, 39 ये क्रांति है सूर्य की। और इसी तरह से आप चंद्रमा में देखिए आगे, ठीक इसी तरह आगे जाइए, चंद्रमा में देखिए। चंद्रमा में क्रांति क्या है? आप बल्कि हाँ, यहां तो और भी ज्यादा अच्छा, 17, 30, 16। अच्छा, अब आप तो सब गुरुकुल के विद्यार्थी हो और बड़े बड़े विद्वान हो, आपके सामने तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आप साम्य का मतलब जानते हैं? साम्य का मतलब क्या है? कि दोनों की समानता हो जाए क्रांति की। तो आप भी छांट सकती हैं, जिस दिन आपने देखा, एक एक लाइन को देखा, जिस दिन सूर्य और चंद्रमा समान क्रांति में आ जाएं, तो और फिर आप ये देखोगे कि उनका अयन कौन सा है। वो अयन देखना भी बहुत आसान है। तो समान अयन में सम क्रांति होगी तो व्यतिपात, और अगर असमान अयन में और तब क्रांति साम्य है तो बरिया। ठीक है, ये बात, ये दो योग आपको जानने जरूरी हैं। ये सूर्य सिद्धांत में अलग से दिए हुए हैं और इनकी आपको व्याख्या और इनकी पहचान, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी जो योग हैं वो ये बता दिया आपको, चंद्र स्पष्ट में सूर्य स्पष्ट जोड़ा, और जोड़ करके जो आया, अगर 360 से ज्यादा आया तो 360 घटा दिया, तब जो बचा उसमें 8 उसकी कला बनाई। उसकी क्या बनाई? और कला बनाना तो आसान है ना, कोई कठिन तो नहीं है ना, कला बनाना नहीं है ना कठिन। बस जितनी घटी है, जितना अंश आए हैं, उसको 60 से गुणा कर दो, वो कला हो जाएंगी, और उसके साथ जो कला पहले है उनको उनमें जोड़ दो, हो गई कला। ठीक है ना? अब इसमें 800। जी, ये योग क्या चीज है, ये थोड़ा और स्पष्ट है कि हाँ, मैंने आपको बताया। कहते किसको है योग? ठीक है, ये असल में क्या है कि इनकी बात जो है, ये दिया है इन्होंने कि ये जो योग होते हैं ये शुभ और अशुभ के कारक योग हैं। ये उनका ये कहना है कि जैसे बरियान योग है, वैधृति योग है, इस योग का प्रभाव जो है वो खराब होता है, तो इस योग में ये नहीं करना, ये, और उस इनकी आसमान में कहीं स्थिति नहीं है। आप जैसे जैसे नक्षत्र है, नक्षत्र को आप दिखा सकते हैं। तो ये जो मुझे लगा, ये सिर्फ नाम नाम के हैं ये योग, क्योंकि ये कहीं दिखते भी नहीं है। जैसे तिथि है तो तिथि आपको दिखती है, कैसे दिखती है तिथि? आप अगर चंद्रमा को वॉच करेंगे, चंद्रमा पर निगाह रखेंगे, तो चंद्रमा कितना प्रकाशित है या कितना अप्रकाशित है, उसके हिसाब, वो तिथि के हिसाब से होता है। जिस दिन प्रतिपदा होगी तो जरा सी कॉर्नर उसकी या तो घिरी होगी या चमक रही होगी। जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सबको, शुक्ल पक्ष का द्वितीया का चंद्रमा होता है, तो वो एक बहुत विशाल शोभायमान होता है, उसकी रेखा जो है। तो इसी तरह से जो अनुभव कर लेगा वो चंद्रमा के चित्र को देख करके तिथियों को जान जाएगा। नक्षत्र हैं तो नक्षत्र भी दिखते हैं, नक्षत्रों को तो देखना हम आपको अभी समझाना भी चाह रहे हैं, दिखाना भी चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति बन नहीं पाई अभी। लेकिन ये योग हैं, ये योग जो हैं ये केवल आख्यान में हैं, कहने में हैं, और इनको ये कहा गया है कि ये जो है शुभ और अशुभ के लिए हैं। उनकी जैसे हमसे लोग बोल रहे हैं कि कैसे जानेंगे लोग कि उस दिन जो है ये कौन सा योग है, और वो योग जो है मान लीजिए उस दिन कोई बुरा योग है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसी वजह से हमने इन योगों को दिया नहीं है। चंद्रमा और सूर्य के जोड़ से 800 कला का जो मान बनता है, उस मान का नाम योग है। अब उसका करें क्या, वो क्या स्थिति दे रहा है, तो ऐसा कोई विशेष वो नहीं है।
ठीक है। जी, ये जो योग लगा है तो ये इनका योग क्यों किया है इन्होंने? चंद्र वही तो मैं भी स्पष्ट बता रहा हूँ ना कि नहीं, क्यों करें योग। नहीं, वो तो अच्छा और बुरा वो एक अलग बात हो गई। हाँ, लेकिन ये जिस योग से अच्छा और बुरा है उस योग में और उसमें 800 का क्यों भाग दिया है? इसमें जैसे राहु केतु भले ही वास्तविक नहीं है लेकिन कोई स्थिति है, स्थिति तो है। ऐसे ये क्या चीज है ये इस पर अभी नहीं, पता ये नहीं लग रहा। योग तो कोई स्थिति भी नहीं है। स्थिति भी नहीं योग है। का मतलब ही है कि सूर्य और चंद्रमा का जोड़, योग। बस सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर के कितना कितना चल रहे हैं, वो जैसे जैसे 800 कला चलते जा रहे हैं वो एक एक योग की अवधि बनती जा रही है। लेकिन इनकी खगोल में कोई स्थिति है नहीं। जैसे राहु केतु की स्थिति तो है ना, इनकी कोई स्थिति है ही नहीं खगोल में। नहीं, लेकिन कोई आधार तो होगा, ये क्यों जोड़ रहे हैं इसको? हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि ये आधार जो है ज्योतिषियों में ऐसे ही चल रहा है, वो भी यही कहते हैं। इसको क्यों जोड़ा जाए, इस जोड़ को करने से क्या होगा, ये सब चीज़ जो है कहीं भी शास्त्र में ये ऐसे ही वर्णन है कि शुभ योग में काम करें तो ऐसा होगा, अशुभ योग में काम करें तो ऐसा होगा, ये बरियान में करें, बरियान का फल ये होता है, ये फल ये होता है। ये जैसे राशि फल है उसी तरह से ये भी दिया है, मेष का फल ये होता है, वृषभ का लेकिन फल ये योग होता है। ऐसे क्यों होते हैं इसका कहीं शास्त्र में प्रमाण नहीं है, कोई कारण नहीं है, सिर्फ फलित की दृष्टि से है। इसीलिए हमने अपने पंचांग में दिए नहीं है, क्योंकि इनकी कोई स्थिति नहीं है। इसीलिए नहीं दिए। और लोग हमसे यही कहते हैं कि आप अपने पंचांग को पंचांग कैसे कह सकते हैं जब इसमें योगी नहीं है। तो ये है। और पंचांग, पंच शब्द का तो विस्तार से भी अर्थ है। जैसे पंचानन, उस सूर्य को कहते, शेर को पंचानन भी कहते हैं, तो पंचानन का अर्थ ये थोड़ी है कि उसके 5 आनन, 5 मुख हैं उसके। तो पंच शब्द को, और हमने जो अपना वैदिक पंचांग साथ में लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं कि लोगों को तिथि पत्रक लिखने से पता ही नहीं लगता। वो सोचते हैं तिथि पत्रक कुछ और होता होगा और पंचांग कुछ और होता होगा। तो उस बात को लोगों को संदेश देने के लिए हम तिथि पत्रक के साथ पंचांग शब्द जोड़ रहे हैं। वैसे पंचांग जो है, मैंने पहले भी कहा, आपको सुबह भी कहा कि 11 अंग हैं पंचांग की। तो देखा जाए तो संवत्सर, अयन, ऋतु और ये तमाम जोड़ करके 11 अंग है। 5 ही अंग थोड़ी हैं। बहरहाल योग का और कोई दूसरा उत्तर हमारे पास है नहीं, और ये कहीं है उपलब्ध भी नहीं है। बस ये दिया है कि योग जो हैं उनके नाम दिए हुए हैं, ये विस्कम्भ, बरियान से लेकर के और ये हैं। और जिस तरह से अंतर से तिथि निकालते हैं तो तिथि का तो हिसाब बनता है, वो दिखती भी है। योग कहीं नहीं दिखते हैं, आसमान में भी इनकी कोई पहचान नहीं है। और ये हमने अपने पंचांग में दिए भी नहीं है। ये बात 2-3 बार कह दी गई है। आपको सिर्फ ये अवगत कराना है कि कल आपके सामने कहीं चर्चा में योग की बात आए तो आप ये न समझ लें कि हमने तो योग के बारे में कुछ समझा ही नहीं था, या कोई ये कहने लगे कि आर्ष तिथि पत्रक में योग नहीं है, आपके पंचांग में तो योग ही नहीं है। तो ये तो आपकी समझ में आ जाए वो योगों का कोई प्रभाव किसी तरह का गणितीय या फलितीय नहीं है। इसमें क्या ये कह सकते हैं कि ये जो 800 है ये एक नक्षत्र का काल है? 800 कला एक नक्षत्र का काल ही है ना जी? हाँ, मतलब तो संख्यात्मक रूप से नक्षत्र के भोग काल के बराबर है, उसके बराबर है। तो एक चंद्र स्पष्ट का मतलब हुआ कि वो इतनी दूर चल चुका है, अभी ये भोगांश है उसका। तो उसमें यदि एक नक्षत्र का भाग दें तो ये निकल के आएगा कि अब तक कितने नक्षत्र चल चुका है ये। उससे योग की सिद्धि नहीं होगी। नहीं, अगर मैं वैसे अभी एक कल्पना कर रहा हूँ कि क्योंकि इसको भाग उसमें देंगे तो चंद्र स्पष्ट का में अगर 800 का भाग देते हैं तो कितने नक्षत्र चल चुका है ये पता लगा, और सूर्य स्पष्ट में इसका भाग लिया तो सूर्य कितने नक्षत्र चल चुका ये हुआ, ये पता चल गया। तो चंद्रमा कितने नक्षत्र चल चुका और सूर्य कितने नक्षत्र चल चुका, उन दोनों का योग है ये। एक ही बात है, अगर नक्षत्र की भाषा में कह लें तो दोनों कितने, लेकिन सूर्य कितने नक्षत्र चला और चंद्रमा कितने नक्षत्र चला और दोनों मिलकर के कितने नक्षत्र चले, उससे नतीजा क्या निकला? नहीं, वो तो ठीक है। मैं मतलब थोड़ा इसको हाँ, अधिक अच्छा समझने के लिए आप अच्छे से समझ लें। चंद्र स्पष्ट और सूर्य स्पष्ट का योग 800 का भाग से कोई चित्र बन नहीं रहा था। तो चंद्रमा कितने नक्षत्र चल चुका है और सूर्य कितने नक्षत्र चल चुका है, उन नक्षत्रों का योग है ये। ऐसा कह सकते हैं? हाँ, ये कह सकते हैं आप जी।
तो भोगांशों का कहेंगे तब भी एक बात है, और 800 से भाग करके कहेंगे तो नक्षत्रों का योग कह देंगे। ठीक है, तो कह उनका देंगे दोनों का भोगांश कितना है, हाँ। या दोनों के नक्षत्र दोनों के नक्षत्रों का योग। कितना योग है, या चंद्रस्पति भी बिल्कुल, भोगांश ही है? क्योंकि जब आप किसी ग्रह का भोगांश बोलते हैं ना, तो उस समस्त स्थिति में उनमें कितने नक्षत्र शामिल हैं ये सब आता है। वो उदाहरण के लिए आपको सुबह बताया ना कि चंद्रमा का भोगांश बताइए। देखिए अभी हम आपको एक चीज और सिखाते हैं कि कैसे जानोगे कि आज नक्षत्र, बताया तो था शायद सुबह सतभिषा निकला था नक्षत्र। नक्षत्र हो गया, हैं? नक्षत्र हो गया। हाँ, तो ऐसे ही सूर्य का भी है। आप सूर्य चंद्रमा के भी नक्षत्र निकल गए और ऐसे ही सूर्य का भी निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात के लिए, थोड़ी देर के लिए आप देखो जरा, आज सूर्य है और सूर्य कौन से नक्षत्र में है, निकालो जरा, तो उसके नक्षत्रों का योग और उन दोनों नक्षत्रों का योग जो आएगा वो योग हो गया। आज का देखना जरा, सूर्य कहाँ है, देखना सूर्य 89 डिग्री 40 मिनट 44 सेकेंड, 88 अंश 40। अब इसमें हम थोड़ा कम बोलेंगे, आप अपने आप यहाँ देखिए और निकालते जाइए अपने उसमें। जैसे आपको सुबह चंद्रमा का नक्षत्र निकलवाया था ना, ऐसे ही ये भी निकालिए। सूर्य का भोगांश दिख गया? बेटा मेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा है। पेज 58। मृगशीर्ष नक्षत्र। अच्छा, हाँ बिल्कुल करेक्ट। आज हमने सुबह, हम रोज संदेश भेजते हैं पंचांग का, हम जो है सुबह सुबह संदेश भेजते हैं पंचांग का, और उस संदेश में आता है लिखा हुआ कि वो किस नक्षत्र में है। तो आज हमने लिखा है कि सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में है। तो आपका क्या आ गया, अच्छे से है ना? ठीक है, शाबाश, तुरंत। और पंचांग में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या, सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में गया कब है? और आप सूर्य को देखिए, आप ये इस पेज को देखिए, 25 गते को। पेज नंबर 58 में देखिए, पेज नंबर 58 में आप देखिए 25 गते को, पेज नंबर 58 में 25 गते को देखिए, और सीधे लाइन में सीधे हाथ पे आ जाइए, बिल्कुल लास्ट में जहां विशिष्टि दी है वहां क्या लिखा है? हाँ, और क्या लिखा है, कितने बजकर कितने मिनट पर गया? हाँ, अब आज भी सूर्य मृगशिरा में है, और कल भी मृगशिरा में, परसों भी मृगशिरा में, नरसों ये कम सा जा गया, और ये देखिए सूर्य आर्द्रा में आ गया है। ये जो है कितने तारीख को आया है सूर्य आर्द्रा में? 20 तारीख को, 30 गते। आज सूर्य 15:23 पर कहाँ आ जाएगा? आर्द्रा में। अरे इसको जानना जरूरी है आपको, ये खास ज्ञान की बात है। असल में क्या है कि वर्षा ऋतु को आर्द्रा प्रवेश भी बोलते हैं। आर्द्रा को क्या बोलते हैं? आर्द्रा प्रवेश, यानी आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य की प्रविष्टि बरसात शुरू कर देती है। तो कहीं कहीं ज्योतिष में आपको ये पूछा जा सकता है, आप बात कर रहे हैं विद्वान लोग या आपके बारे में, जरा देखना पंचांग में आर्द्रा प्रविष्टि कब है, आर्द्रा प्रवेश कब है, ऐसी भाषा बोल सकते हैं आपसे, और आपको पता ही नहीं है। तो आर्द्रा प्रवेश देखिए, सूर्य का दक्षिणायन होना, सूर्य का दक्षिणायन होना माने वर्षा ऋतु का लगना। अब आज ये 14:44 बजे दक्षिणायन हो चुका है, अब सूर्य दक्षिणायन में चले गए हैं। और ये देखिए आप, यहां भी सूर्य जो है 15:23 पर आर्द्रा में चले गए। अब अगर आज हम योग निकालेंगे तो शतभिषा और आर्द्रा का योग करके वो योग का नाम आ जाएगा। उसमें फिर देखेंगे वो 800 का भाग दे करके कौन सा योग चल रहा है, वो योग आपको आ जाएगा। परंतु वो बिल्कुल गैर जरूरी जानकारी है, बस ये ध्यान रखें आप। सिर्फ यहाँ इसलिए बताया गया है कि जो 5 कहाँ है, तिथि, बार, नक्षत्र, योग और करण। अब आगे करण भी पढ़ा रहे हैं हम, आपको जानना तो जरूरी है ना। ऐसा थोड़ी कि आपको किसी ने करण के बारे में पूछा और आप कुछ भी ना बता सकें, आप कुछ जान ही ना सकें। बताने की बात तो छोड़ो, हम नहीं भी बताते, पर हमको पता तो होना चाहिए। तो वो करण भी बता रहे हैं हमने अपने पंचांग में करण भी नहीं दिए। ये हर वर्ष दक्षिणायन के समय आर्द्रा नक्षत्र ही रहेगा, निश्चित है ये? हैं जी?
इस ये समय में बहुत लंबे टर्म में निश्चित नहीं रहेगा। आजकल आर्द्रा प्रवेश आजकल दक्षिणायन की- आर्द्रा और कई में- वर्षों तक रहेगा ये तुरंत। लेकिन इसका ऋतु के साथ भी आप संबंध बता ही रहे हैं। नहीं, तो ये आर्द्रा का ये सिर्फ तात्कालिक संबंध है, आजकल ऐसा है, लेकिन ऋतुओं का किसी भी नक्षत्र के साथ स्थायी संबंध नहीं है। नहीं। तो कुछ हजार वर्षों बाद ये बदल जाएगा, कुछ और होता तो फिर वो अन्वर्थ संज्ञा जो आर्द्रा मतलब आर्द्र जो अर्थ है वो हाँ, वो संगत आर्द्रा नहीं से है। मतलब आर्द्रता से है उनका अभी के लिए, लेकिन ये हमेशा स्थिति रहेगी ऐसा नहीं है। ऐसा और वो जो कर्क दक्षिणायन और श्रावण मास है वो स्थिति हमेशा रहेगी, वो स्थिति हमेशा रहेगी। पर ये राशियों जो सूर्य का दक्षिणायन और दक्षिणायन किस अंश पर जाकर हो रहा है, दक्षिणायन हमेशा 90 अंश पर होगा। वही तो बात है, वो बात अभी तक भी नहीं आ पाई। मैंने कहा था ना संक्रांतियों को सही से निकालने देखने, वही बात जो है वो अभी तक नहीं आई है, ध्यान में है मेरे। अब वो शायद कल तक हम आपको बता देंगे कि ये संक्रांतियों ये संबंध तो स्थायी है। दक्षिणायन के बाद श्रावण मास और दक्षिणायन के बाद वर्षा ऋतु, ये संबंध स्थायी है, हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन इस समय जो आर्द्रा नक्षत्र है ये तात्कालिक है, ये आजकल है, कुछ 100-500 साल पहले से था, कुछ 100-500 साल बाद तक भी रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर ये धीरे धीरे चेंज होगा। अब ये होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जी। 500-700 साल पहले से चल होता रहा है, जाएगा। दूर होता चला जाए, फिर पूरा चक्र लगाएगा। पूरा चक्कर लगाएगा 26-27 हजार वापस साल तक, आएगा। फिर वापस आएगा। 26,000 साल बाद में फिर वापस। हाँ, वो वापस आएगा। 26,000 साल की स्थिति में पूरी चक्र का बदलाव आ जाता है। मतलब 72 साल तक ये आर्द्रा नक्षत्र चलेगा। ये 72 वर्ष से थोड़ा 72 ज्यादा, वर्ष तक। 72 वर्ष में तो सिर्फ एक अंश का फर्क पड़ता है ना, अभी भी ये आर्द्रा तो हमारा कई थोड़ा अंश का पीछे है है। ना, अच्छा एक अंश का फर्क पड़ेगा 72 साल अच्छा, में। तो आर्द्रा कितने अंश का? अब वो देखिए आप आर्द्रा कितने अंश का है, पेज नंबर 43 में देखिए। आर्द्रा बहुत बड़ा नक्षत्र है। आर्द्रा बड़ा नक्षत्र है। ये जो कह रहे हैं कि 72 साल में फर्क पड़ जाता, नक्षत्र पे फर्क नहीं पड़ता, भूल से भी ऐसा मत कह देना। क्यों नहीं कह देना? एक अंश का फर्क पड़ता है, कोई भी राशि, कोई भी नक्षत्र, कोई भी एक अंश का फर्क पड़ता है 71 वर्षों में। अब आर्द्रा को देखिए, आर्द्रा हमारा ये 9वां नक्षत्र में है, देखिए 9वें क्रम में 24 अंश का है, 27 कला 26 विकला का है। देखा आप लोगों ने, देख लिया। अब इसको 72 से गुणा करो तो इतने सालों में इस पर अंतर पड़ेगा। 1700-1800 साल लगभग। हाँ, मतलब 1800 साल तक यही चलता रहेगा। लगभग यही चलता रहे, यही कहते रहेंगे लोग इसके कि बाद आर्द्रा फिर प्रवेश हो गया कि नहीं हो गया। कोई दूसरा नक्षत्र आ जाए। ये जब आर्द्रा का समय निकल जाएगा तब लोग दूसरे नक्षत्र को बोलने लग जाएंगे 1800-1900 साल बाद। अभी चूंकि स्थिति कई सालों 100 सालों तक रहती है, इसलिए वो लोक भाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? लोक भाषा बन जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आए आप करण पे। अब किस पे आए हम? करण पे। हाँ, करण जो है ना, बोलिए, तिथ्यर्धम करणम कथ्यते। क्या बोला? तिथि का आधा करण कहा जाता है। अब तिथि का आधा से क्या मतलब हुआ बताओ? अगर हमने तिथि का आधा बोला तो इससे कुछ बात आपकी समझ में आई होगी, कुछ नहीं आई तो समझने की कोशिश करो। भाई तिथि कितने अंश की होती है? तो तिथ्यर्ध का क्या मतलब हुआ? 6 अंश। चंद्रमा और जो सूर्य का अंतर जब 6 अंश का होगा तो एक करण बनेगा। ठीक है, तिथ्यर्धम कर्णम, तिथ्यर्धम कर्णम। अब तिथ्यर्धम में तिथि कितनी होती है? 12 अंश की। तो आप ये है षड अंशात्मिका करणम, षड अंशात्मिक जो है ये करण हो गया, और द्वादश अंशात्मिका तिथि हो गई। ये है बात, सीधी सी समझ की। ठीक है, स्पष्ट हो गई बात है? अब ये जो करण हैं इनका भी देखिए बहुत क्या है। अभी तो मैंने देखा है, आज मैं एक चीज देख रहा था कि इस पंचांग में, ये प्रचलित पंचांग में जो है वो दिखा रखा है, क्या कहते हैं इसको, रक्षाबंधन।
तो पहले तो रक्षाबंधन को दिखाते थे तिथि के हिसाब से, अब इन्होंने नई बात शुरू कर ली है। अब तिथि के साथ ये जो विष्टिकरण है, विष्टिकरण पर जरा सुन लो, समझ लो। अभी पहले पूरे करणों के नाम और फिर आता हूं इस बात पर। ये जो करण हैं ये दो प्रकार के होते हैं। क्या बोला? एक होते हैं चल और दूसरे होते हैं अचल। ये करण की बात आपको समझनी जरूरी है, बिल्कुल, ये ज्योतिष की खास बात है। ये तिथि अर्ध करण कहलाता है और ये दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं चल करण और दूसरे को कहते हैं चल करण और अचल करण। चल करण, अचल। और जो चल करण होते हैं ये होते हैं, देखिए, बब, बालव, बब, बालव, कौलव, तैतिल। देख भी लो और अपने पास लिख भी लो इसको। वैसे ये जानकारी हमने पंचांग में भी दी हुई है। पंचांग में ये करणों के नाम भी दिए हुए हैं और जो जहां हमने पंचांग देखने की विधि लिखी हुई है ना, वहीं ये दिए हुए हैं बिंदु नंबर 12 पर। एक बार जरा इसको छोड़ करके पेज नंबर 5 निकालो पंचांगों का अपना, फिर आ जाएंगे इसमें, कोई बात नहीं। 5 नंबर पेज। ये 12वां बिंदु, 12वां बिंदु 5 नंबर पेज पर 12वां बिंदु है। कोई भी एक छात्र या छात्रा उठो और इसको पढ़ के सुना दो। कोई भी उठ जाओ। हाँ, ठीक है। कोई भी एक छात्र और छात्रा उठ जाओ, जरा थोड़ी आवाज जोर से बोल लेना या माइक ले लेना। इसको पढ़ के सुना दे बेटी। करण विचार। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। बव, बालवादि करणों की जानकारी को हम उतना उपयोगी नहीं समझते हैं। तथापि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, अष्टमी व पूर्णमासी तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी व चतुर्दशी के प्रथमार्ध को विष्टिकरण या भद्रा के नाम से मानने की प्रथा है। यही विष्टिकरण शुक्ल पक्ष की एकादशी व कृष्ण पक्ष की तृतीया व दशमी के द्वितीयार्ध को भी होती है। ज्ञातव्य है कि प्रथमार्ध की भद्रा तिथि आरंभ के साथ आरंभ होती है तथा द्वितीयार्ध की भद्रा तिथि समाप्ति के साथ पूर्ण होती है। बहुत अच्छा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो यहाँ में आप लिखा रहे हैं आपके संज्ञान में ये रहे कि हमने इसका एक उल्लेख अपने पंचांग में भी किया हुआ है। जब कभी आप इसे देख सकते हैं। ये जो करण होते हैं, बब, बालव, कौलव, आ जाओ वहीं पेज पे आ जाओ। ये कौलव और फिर तैतिल और फिर गर और वणिज और विष्टि, ये करण हो गए। इनको कहते हैं चल करण। इनको क्या कहते हैं? ये चल से तात्पर्य क्या है मालूम आपको? ये क्या होता है कि बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि, और फिर उसके बाद चल, बब, बालव, कौल, जहाँ ये विष्टि खत्म हो जाती है वहाँ फिर वो आगे के लिए चलते हैं। ये इस तरह से, इसलिए इनको चल कहते हैं। ये क्रमशः चलते रहते हैं। ये हुए आपके चल करण। लेकिन जो अगले करण हैं उनका नाम लिखिए शकुनी, शकुनी, नाग, चतुष्पद और किंस्तुग्न। किंस्तुग्न स आदि और ता उ की मात्रा घ आधा न, किंस्तुग्न। तो ऊपर जो 7 करण हैं वो चल हुए और बाद के जो करण हैं ये अचल करण है।
ठीक है। तो ये जो करण होते हैं ये पूरे चांद्रमास में, चांद्रमास माने 30 तिथियों में, ये केवल एक बार आते हैं। और ये जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के द्वितीयार्ध से शुरू होते हैं, जबकि प्रतिपदा के प्रथमार्ध में अंतिम अचल करण होते हैं। शकुनी आदि 3 अचल करण कृष्ण चतुर्दशी के द्वितीयार्ध और अमावस्या को होते हैं। ये इनकी फिक्स्ड तिथियां हैं। आप चाहें तो इसके लिए वो जो फोटो मैंने भेजी थी वो अगर बना दी जाए तो उसके संज्ञान में रख लें। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ समझने की, जानने की बात नहीं है, पर जानने की एक बात है, और वो ये है कि विष्टिकरण नाम का एक करण है। ये विष्टि कहाँ कहाँ हो रही देख रहे हैं आप? ये देखिए आप, तिथियां हैं प्रतिपदा से पूर्णमासी तक बनी हुई, और फिर तिथियां हैं ये जो 30 तक बनी हुई। ये कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। और ऊपर कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष है। तो भद्रा जैसे देखिए 8वीं तिथि के पहले भाग में भद्रा है, उसके बाद ये पूर्णमासी को पहले भाग में भद्रा है। तो जो मैं आपको ये कह रहा था कि पंचांगकारों ने अब ऐसा करना शुरू कर दिया। इस पंचांग में इन्होंने क्या कर रखा है कि रक्षाबंधन का त्योहार दिखा रखा है और उस त्योहार का समय दिया है। तो जो तिथि का आधा, मतलब तिथि शुरू हुई और 6 अंश तक के टाइम का, तो वो टाइम तो इन्होंने उसमें लिखा रात्रि का टाइम दिया है, रात्रि 22:51 से, अर्थात रक्षाबंधन को रात में मनाएंगे, दिन में मत मनाएं। अब ये एक रिवाज चल पड़ा है कि भद्रा, अब लोग जो है ना, सामान्य लोगों के माइंड में ऐसी बात घुस गई है, वो पूछते हैं कि रक्षाबंधन कौन सी तारीख को है पंडित जी, लेकिन वो भद्रा कब तक है। अब वो सब ये जो है इस हिसाब से, मैं आपको पूर्ण विश्वास के अनुसार बताता हूँ, आपको ये भद्रा वगैरह पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप राखी के त्यौहार को, रक्षाबंधन के त्यौहार को तिथि के शुरू होते ही यानी बिल्कुल प्रातः की बेला में मनाएं, यज्ञ करें और राखी बांधें। वो प्रातः बेला में तिथि अर्धम जो पहला अर्धक होता है उसमें ही ये भद्रा होती है। यानी इनका कहना ये है कि पूर्णमासी जब शुरू होगी तो शुरू होने से लेकर के आधे समय तक, इसको जानने का एक तरीका है। चलिए पूर्णमासी देखो, कोई सी भी पूर्णमासी, इनका जो आरंभ आपने बताया एक बार फिर बता दीजिए जी। चल करणों का प्रारंभ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के उत्तरार्ध से। ये चर करणों का, ये देखिए ना, बुला निकालना उसको, ये चर करण जो हैं, ये देखिए कहाँ कहाँ, इसको मैं आपको नोट करा दूं। नहीं, वो ऊपर लिखा हुआ हाँ है। हाँ, ठीक है। चर करण जो हैं शुक्ल पक्ष के द्वितीयार्ध से प्रतिपदा शुक्ल के प्रतिपदा उत्तरार्ध के से। द्वितीयार्ध से, प्रतिपदा के द्वितीयार्ध से, मतलब प्रतिपदा के पहले जो है वो ये करण नहीं होगा। हाँ, वो तो उत्तरार्ध से होगा। हैं? शुक्ल पक्ष का जो पहला करण होगा प्रतिपदा का, वो तो स्थिर करण है, और जो द्वितीयार्ध है उसमें आपके चल करण शुरू हो गए। अच्छा। तो यहाँ से ये बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, भद्रा, फिर बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, भद्रा, इस क्रम से ये चलते रहेंगे। और चलते कब तक रहेंगे हम? गर, वणिज, भद्रा, बब, बालव, कौल, ये चलते रहेंगे हमारे सीधे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के द्वितीयार्ध। एक मिनट, ये कहाँ तक चलेंगे? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के पूर्वार्ध तक। कृष्ण पक्ष चतुर्थी के द्वितीयार्ध, पूर्वार्ध तक। तब वहां से द्वितीयार्ध में शकुनीकरण हो जाएगा। हाँ, ये मतलब आवृत्ति से बार बार चलते रहेंगे। हाँ, कृष्ण चतुर्दशी के उत्तरार्ध में पहला स्थिर करण आया, फिर अमावस्या के दोनों उत्तरार्धों में हमारे स्थिर करण आए, और उसके बाद जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आई उसका प्रथम जो है वो स्थिर करण हुआ। ये 4 स्थिर करण होंगे। 4 ही है स्थिर करण। नहीं। तो ये हमेशा ऐसे ही आएंगे।
यानी कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के द्वितीयार्ध। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के द्वितीयार्ध से में शकुनी आएगा। हाँ, ये शकुनी आ जाएगा। और उसके फिर बाद अगले में नाग आ जाएगा। अगले कृष्ण पक्ष की छह चतुर्दशी अंश का के ही तो बाद होगा आ गई ना। अमावस्या। अमावस्या का फर्स्ट जो हुआ वो नाग है। अमावस्या का जो सेकंड है वो चतुष्पद है। और शुक्ल प्रतिपदा का जो किस्तुगन फर्स्ट है। वो किस्तुग्न है। शुक्ल प्रतिपदा का- को किस्तुगन हो हमेशा। ये क्रमशः 4 आ गए। ये तो 4 फिक्स हैं। अच्छा, अब शुक्ल प्रतिपदा के बाद, प्रथम के बाद जब शुक्ल प्रतिपदा का सेकंड आएगा उत्तरार्ध आएगा। वो बव हो जाएगा। जी, और इसके बाद ये बव बालव यही सातों ये चलते चलते रहेंगे। रहेंगे ये ये चलते और ये रहेंगे, चलते रहेंगे हमारे कृष्ण पक्ष की बदलते चतुर्दशी रहेंगे। के कृष्ण फर्स्ट पक्ष की द्वितीयार्ध तक। तक चलते रहेंगे। हाँ। अच्छा, इनकी आवृत्ति होगी तो अचल पक्ष एक बार ही आएंगे एक ही बार आए, और चल पक्ष कई बार आएंगे। कई बार चल कई बार आ जाए। और ये पूरे मास चंद्र मास में चलते रहेंगे। हाँ, चलते चंद्रमास के साथ ये चल, चंद्रमास के ही हैं ये तिथियों के ही हैं। ये वो तो यहाँ शुरू पर- पहले ही आपने पढ़ लिया, तिथिर्धम करना। ये यहाँ पर चित्र में स्पष्ट है। शुक्ल पक्ष के पूर्वार्ध में किंस्तुग्न आया, स्थिर करण है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का पूर्वार्ध फर्स्ट। इसके बाद ये बव, इसके बाद ये आ गया बव, फिर बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, भद्रा या विष्टि, फिर बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, फिर बव, बालव। ये इसी तरह से चलते रहे पूरे बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, ये सब इसी क्रम से चलते रहे। और यहाँ देखेंगे हमारा आया कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि या भद्रा। और चतुर्दशी को जो हमारा ये आया उत्तरार्ध, जी, ये सेकंड, नाग। ये नाग आया। मैंने लिखा क्या? नाग आया। शकुनी, नाग, चतुष्पद और किस्तुगन। हाँ वो तो आया। एक मिनट। चतुर्दशी का दूसरा आया। अमावस्या का फर्स्ट आया नाग। हाँ तो यही लिखा है ना। अमावस्या का फर्स्ट हो गया नाग। अमावस्या का फर्स्ट नाग, दूसरा हो गया हमारा चतुष्पद, और उसके बाद फिर आ गया हमारा किंस्तुग्न, और उसके बाद फिर बव, बालव सीक्वेंस में चलते रहे। वो किस्तुगन जो है प्रतिपदा को पूरा हो गया, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। और वहां से फिर वो बब, बालव, कौलव, तैतिल वो लगातार आ गए। ये 4 हमारे स्थिर हैं। शकुनी जो है वो हमेशा चतुर्दशी द्वितीयार्ध होगा। अमावस्या के जो दोनों हैं वो नाग और चतुष्पद होंगे। और पूर्वार्ध जो है शुक्ल प्रतिपदा का वो किस्तुग्न होगा। और बाकी ये क्रम से चलते रहेंगे। तो इस कारण से भद्रा या विष्टिकरण जो है ये बार बार आता है। अब ये जो भद्रा है, हो गई बात पूरी हो गई। अब ये जो भद्रा है इसका बड़ा भय फैलाया हुआ है, जैसे काल सर्पयोग, राहु काल। और मैं आपको बताऊं, राहु काल ज्योतिष के पूर्व शास्त्रीय ग्रंथों में कहीं है ही नहीं। ये सब एक नए फंडे तैयार किए गए हैं। अब आज स्थिति ये है कि हमारे पास भी, आपको बताएं, जब किसी के बच्चा होता है तो हमें सूचना देता है तो वो हमको बोलते हैं, आचार्य जी थोड़ा ये जरूर बता दो, ये मंगली तो नहीं है। वो पहले खोपड़ी में जो है वो मंगली और काल सर्प, राहु काल, तो दुकाल सर्प और मंगली के बारे में बिल्कुल अपढ़ जो लोग हैं, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, उनको भी इतना समझ में आता है कि बच्चे के बारे में ये जरूर पूछ लेना कि ये मंगली और जो है काल सर्प तो नहीं है इसकी कुंडली में, और होगा तो क्या कर लेगी। लेकिन बस ये है। खैर, इन पर जरा थोड़ा व्यक्तिगत बात हो जाएगी। बहुत बातें हैं मेरे अनुभव में, और इन तमाम अनुभवों से ही मैं जो है सद करके यहाँ पहुँचा हूँ। आपको हम बताएंगे, मौका लगा तो। ये सब बिल्कुल किसी अर्थ के नहीं हैं। लेकिन अब ये जो भद्रा है इसका भी इतना भय है कि आज मैंने देखा कि उन्होंने जो रक्षाबंधन का त्यौहार दे रखा है इस पंचांग में, ये श्रावण पूर्णिमा, यहाँ पर इन्होंने लिखा है, यहाँ लिखा है, इसमें लिखा है रक्षाबंधन 8:51 रात्रि में।
समय दे दिया, क्योंकि 8:51 पर भद्रा खत्म हो रही है। अब देखिए ये बना लिया है, अभी नया ट्रेंड चल पड़ा है कि अब वो पूरे दिन भर रत में जो है पूजा भी नहीं करनी, रक्षाबंधन नहीं मनाना, भैया को राखी नहीं बांधनी, भद्रा में नहीं बांधनी, बिल्कुल भी नहीं। अब तब बांधनी है जब भद्रा बीत जाएगा। तो अब पंचांगों ने ये टाइम निकाल करके देना भी शुरू कर दिया कि रात्रि 8:51 इस साल के पंचांग में लिखा है। ये जहाँ जहाँ भद्रा आपको दिख रही है वहाँ वहाँ का ये भय है। और यही लोग हमसे कहते हैं कि आप करण नहीं देते हैं तो लोग भद्रा को कैसे जानेंगे, लोगों का भला कैसे होगा। ये तर्क है। ये तर्क मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये आपकी समझ में आना ज़रूरी है। दरअसल में मेरे अनुभव के अनुसार और मैंने जितना भी देखा, इसकी कोई आपको ऐसी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप बड़े आराम से पूर्णमासी के दिन सुबह सूर्योदय के समय से लेकर के और रात्रि तक के समय में जब आपका सुयोग संयोग बनता है तो आप राखी का, रक्षाबंधन का त्यौहार करें, कोई ऐसी वो नहीं है। तो ये था आपको हमारा करणों के बारे में जानकारी। और इसके साथ ही आपका ये जो है ये पूरा हो गया है। एक चंद्र माह में 8 बार बिष्टि आती है। एक चंद्र माह में कितनी बार आती है बिष्टि? बिष्टि नाम भी उसी का है और भद्रा नाम भी उसी का है। चाहे भद्रा बोलो चाहे बिष्टिकरण, बिष्टिकरण को नाम दे दिया गया भद्रा। अब सवाल ये है कि अब पता नहीं पूर्वाचार्यों ने तो भद्रा नाम दिया है, तो अगर पूर्वाचार्यों को ऐसे पता होता ये अकल्याणकारी नहीं है तो ये अभद्रा लिखते उसको, भद्रा क्यों लिखते उसको। तो अंतिम 4 करणों की ये है। एक चंद्रमा में 8 बार बिष्टि या भद्राकरण होता है। भद्रा का मुहूर्त शास्त्र में शुभ नहीं कहा गया है। ये मुहूर्त शास्त्र शब्द मैंने बोला, आप बोलेंगे पहले तो आपने कहा था मुहूर्त। ये जो मुहूर्त शास्त्र है ये अलग है, ये फलित ज्योतिष का है। मुहूर्त शास्त्र जितना भी है, मुहूर्त दर्पण, मुहूर्त मार्तंड मुहूर्त, ये सब बनाए हुए हैं और उसमें ये सब मुहूर्तों का ही विवेचन है। तो उसमें जो है ये अशुभ कहा गया है इसको। अंतिम 4 करणों की बारंबारता नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बार बार नहीं आती। अंतिम 4 करण एक ही बार आते हैं, इसी से इनको स्थिर करण कहते हैं। चल करणों में सप्तम करण यानी बिष्टिकरण 7वां करण है, इसे भद्रा भी कहते हैं। भद्रा में श्रावणी कर्म और फाल्गुनी कर्म, उपाकर्म एवं होलिका दहन नहीं किया जाता है। चलिए मुहूर्त के संबंध में वो भी जैसे प्रश्न था ना लोगों का कि मुहूर्त शुभाशुभ कैसे वो करते हैं। अच्छा, हाँ सुबह, हाँ ठीक है, ठीक है। विवाह मुहूर्त हो गया या द्विपुष्कर, वो तो खैर योग है। हाँ, आज भी हम आपको बहुत अच्छी बात आ गई है। अब आप देखिए, सुबह मुझे किसी ने पूछा था कि ये जो 4 चरण होते हैं मुहूर्तों के, ये क्या मतलब है, कैसे होते हैं ये 4 चरण। ठीक है, इस पर आपको बताते हैं और तब ये बताते हैं कि इन लोग जो मुहूर्त चुनते हैं उन मुहूर्तों का क्या हिसाब किताब है। तो पहले तो आप ये जानिए कि एक नक्षत्र जो इनका, अब इनकी मतलब जो प्रचलित उसमें है वो कितने अंश का है? वेरी करेक्ट, बहुत ही सुंदर, 13 अंश 20 कला का है। तो ये 4 चरणों वाला माने कंप्लीट, पूर्ण, अपने आप में नक्षत्र पूर्ण कितना है? 13 अंश 20 कला और 800 कला का। ये 800 13 अंश 20 कला को कलाओं में बना दिया तो 8 आ गए। 13 छके 78, 780 और प्लस 20। ठीक है, अब 4 चरण, तो 13 अंश 20 कला में भाग दोगे तो एक चरण का मान आया 3 अंश 20 कला, और इसके कला बनती है 800 में भाग दो 4 का तो 200 कला बन गई। 60 180 और 20 बची, 3 अंश और 20 कला। ठीक है, तो ये एक चरण हुआ। अब क्या है कि ये इसके हिसाब से फिर राशियों को बनाते हैं। तो राशियों में क्या होता है कि 9 चरण होते हैं, यानी 2.25 नक्षत्र की एक राशि। भाई 12 को 2.25 नक्षत्र आते हैं एक राशि में, और 12 राशियों में 12 गुणा गए 2.25 तो 27 पूरी हो जाती हैं। 12 को 2.25 से गुणा करो ना, 2.25 को 12 से गुणा करो, 12 दूनी 24 और 12 पाँव 3, 24 और 3 27। तो 27 नक्षत्रों को इस तरह से बांटा गया 12 राशियों में। तो एक राशि में
एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। कितने आते हैं? 2.25 नक्षत्र आते हैं। 2 नक्षत्र पूरे, यानी 4 और 4 चरण 8 चरण पूरे, और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण। बहुत बारीकी से सुनो इन बातों को, क्योंकि ये बात जो है हमने कहीं लिखी हुई भी नहीं है, और ये बार बार आपको सुनने में भी, एक बार में समझ आ जाएगी तो फाइनली आ जाएगी आपको। अब क्या है कि अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का 1 चरण लिख लो जरा। अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का 1 चरण। मेष राशि, ओहो, हमने जो आज का मुख्य विषय है ना, आज का विषय है बहुत विशद विषय है, और विश्ववृत्त, क्रांति और ये तमाम अक्षांश, देशांतर, देखते हैं कितना समय बचता है। बहुत मतलब वो, चलिए। मेष राशि, मेष राशि में अश्विनी के 4 चरण, अश्विनी पूरा और भरणी पूरा, और तब कृत्तिका का 1 चरण। तो ये कितने हो गए? देखो, 4 और 4 8 और 1 9, 2.25 नक्षत्र हो गए ना? हो गए भी 2.25 नक्षत्र हो गए विद्यार्थी जी, समझ रहे हैं आप? 2.25 नक्षत्र हो गए। और फिर वृषभ में देखो, वृषभ राशि को वृष भी बोलते हैं और वृषभ भी बोलते हैं, ध्यान रखें आप। वृषभ राशि को वृष, खाली वृष भा हट गया, वृष भी बोलते हैं और वृषभ भी बोलते हैं, ठीक है। कृत्तिका 3, रोहिणी के, कृत्तिका के भी। अब देखिए ये कैसे हुआ, देखिए मेष राशि में कृत्तिका का 1 चरण आ गया, अब बाकी कितने बचे? तो वो 3 चरण यहां से शुरू हो गए। तो 3 चरण कृत्तिका के, हाँ बहुत सुंदर, और 4 चरण रोहिणी के, और अब 4 और 3 7, तो कितने चरण बचे? 2। वो मृगशिरा के 2, ये 9 चरण पूरे हो गए। हर राशि में 9 चरण आने, ठीक है, ठीक है जी। तो ये राशियों में नक्षत्र निश्चित यही रहते हैं या बदलते रहते हैं? हाँ, तो इनके तो यही रहते हैं ना, ये निश्चित मानते हैं? ये निश्चित मानते हैं, वही तो बात है जी। ये लोग निश्चित मानते हैं और अश्विनी से मानते हैं, जबकि अश्विनी आज पहला नक्षत्र है ही नहीं। ये इसमें अगर आप हमारे अनुसार देखेंगे, यही तो हम अभी आपको समझा रहे हैं। अभी आपको बहुत अच्छी एक बड़ा ज्ञान मिलने वाला है कि जो गंडमूल नक्षत्र, ये जो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, ये गंडमूल नक्षत्रों का ज्ञान दे रहे हैं, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती को भी तो मूल में जन्मा है, और फलाना तुम मूल में जन्मा है, और ये उसकी कहानी है। ये सब चला रहे हैं हम आपको, जो समझा रहे हैं। मिथुन में अब देखिए, यहां से ये जोड़िए, ये लेते जाइए, मृगशिरा के 2 नक्षत्र जो है वृषभ में आ गए, 2 चरण, तो अब बाकी कितने बचे? तो वो मिथुन में मृगशिरा के 2 चरण। देखते जाइए और इसी हिसाब से समझते जाइए। जरा ये कर्क के बीच में और सिंह के बीच में एक लाइन और गैप छोड़ दो। हाँ, अब मेरा ख्याल इतना ही लिखेंगे, समझा देते हैं। ठीक। देखिए अब ये क्या हुआ कि मिथुन राशि में मृगशिरा के 2 और आर्द्रा के 4 और पुनर्वसु के 3, तो अब पुनर्वसु के कितने बचे? आ रही है आपकी समझ में? कितने चरण बचे? 1 चरण बचा। तो वो फिर कर्क राशि में पुनर्वसु का 1, पुष्य के 4 और आश्लेषा के 4। अब यहां देखिए, नक्षत्र भी कंप्लीट हो गया और राशि भी कंप्लीट हो गई, ठीक है? देख रहे हैं ना आप ये बात कि राशि भी कंप्लीट हो गई और नक्षत्र भी ऐसे ही मेष में भी देखिए आप, पूरा नक्षत्र शुरू में आया है, तो मेष से पहले मीन राशि, तो मीन राशि में रेवती पूरा हुआ, तो वहां रेवती पूरा हुआ, राशि भी पूरी हो गई, नक्षत्र भी पूरा हो गया। अब मेष में नक्षत्र शुरू। अब देखिए इनका कहना है, जो मूल नक्षत्र का सिद्धांत है, मूल नक्षत्र का सिद्धांत है कि जिस राशि में
नक्षत्र संपूर्ण होता है। जैसे कर्क राशि में संपूर्ण हो गया कि नहीं हो गया? जिस राशि में नक्षत्र संपूर्ण होता है और जो नक्षत्र संपूर्ण करता है, कौन सा नक्षत्र कर रहा है संपूर्ण? बहुत अच्छा। इसी तरह से जो राशि संपूर्ण नक्षत्र से शुरू होती है, क्या बोला? तो यहां सिंह राशि, यहां कौन सी राशि है जो संपूर्ण नक्षत्र से शुरू हो रही है? इधर मेष है, उधर सिंह है। तो जो नक्षत्र, जो राशि संपूर्ण नक्षत्र के साथ पूर्ण होती है और जिस नक्षत्र के साथ पूर्ण होती है वो नक्षत्र मूल नक्षत्र कहलाता है। उसकी संज्ञा है ये। उस नक्षत्र की संज्ञा क्या है? अब जैसे देखो, मेष अश्विनी के पूरे से शुरू हुआ तो ये अश्विनी नक्षत्र मूल नक्षत्र है। सुबह आया था ना, आपको बताया था ना, सुबह अश्विनी आया था तो तब बताया था ना मैंने कि मूल में जन्म होगा। अब देखिए बाकी मूल नक्षत्र नहीं है, लेकिन जब आप कर्क पे आए तो कर्क नक्षत्र, कर्क राशि आश्लेषा नक्षत्र के साथ पूरी हो गई। ठीक है? ठीक है? सही है? कर्क राशि कौन से नक्षत्र के साथ पूरी हो रही है? तो जिस राशि के, जिस नक्षत्र के साथ राशि पूरी होती है अर्थात आश्लेषा, जो राशि, जो नक्षत्र शुरू करता है अर्थात अश्विनी, और जो नक्षत्र राशि को पूर्ण करता है अर्थात आश्लेषा, ये अश्विनी और आश्लेषा मूल नक्षत्र हुए। नोट करिए अपने पास में। ऐसे ही सिंह नक्षत्र में मघा शुरू हुआ, पूरे का पूरा 5वीं राशि शुरू हुई, और ज्येष्ठा नक्षत्र पे वृश्चिक राशि पूरी होती है। ज्येष्ठा पे वृश्चिक शुरू होती है और मूल नक्षत्र पे धनु राशि शुरू होती है। तो ज्येष्ठा और मूल और ये मघा और ये आश्लेषा, ये क्या हो जाएंगे? गंड मूल नक्षत्र, दोष युक्त नक्षत्र। अब इनके साथ फिर और कहानी है कि पहले चरण में जन्म हो, जैसे ये आश्लेषा है, पहले चरण में हो तो माँ को नुकसान, दूसरे चरण में तो पिता को नुकसान, तीसरे चरण में हो तो स्वयं को नुकसान। ये इस तरह की फिर और बातें हैं, वो सब लिखने समझने सुनने की बातें नहीं हैं। बस आपको गंड मूल नक्षत्र का मैं राज और जो समझाना चाह रहा हूँ, बस उस पर आइए आप। अभी ये बात अभी आगे बढ़ेगी, अभी पूरी नहीं हुई है, बहुत बाकी है। तो ये जो नक्षत्र हैं, कौन? अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, ये जो नक्षत्र हैं, कितने नक्षत्र हो गए? ये 6 नक्षत्र हो गए। ये 6 नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें जन्मे हुए लोगों के साथ जन्म से ही एक दोष जुड़ जाता है, और वो जोड़ क्या क्या है? वो तमाम बातें हैं बनाई हुई अलग अलग ढंग से, उनको रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं है। इसमें अभी तक हम ये सोचते थे कि मूल में हुआ, मतलब ये मूल नक्षत्र में हुआ है केवल। स्वामी दयानंद जी का मूल नक्षत्र में जो पैदा हुआ सिर्फ वही मूल वाला। हाँ, वो आप ऐसा समझ रहे हो? एक ही मूल नहीं, था। नहीं, ऐसा नहीं। तो मतलब ये 6 हैं। हाँ, ये 6 हैं। ये मूल संज्ञा, जैसे देखो पंचक संज्ञा होती है, पंचक। अब उसमें उनका जो है, जो ये फलित शास्त्री है, उनका अपना चिंतन है। हम उस चिंतन को सिर्फ आपके सामने रख रहे हैं कि उनका चिंतन, जैसे पंचक संज्ञक नक्षत्र, पंचक। आपने देखा कई चीजें मूर्त शास्त्रियों ने ऐसे बनाई हुए हैं, उनके साथ कुछ कंसेप्ट है, कुछ विचार है। जैसे देखो, होली नए घर में पहली बार नहीं मनाते, नई दुल्हन अपने ससुराल जाएगी तो वो वहाँ पहली होली नहीं मनाएगी, या जो है पहली होली को कैसे देखा जाता है, वो उसके पीछे एक कंसेप्ट है कि होली जो है वर्ष का अंतिम त्योहार है। होली हो चुकी,
ठीक है, होली हो चुकी, तो ये अंतिम त्योहार है वर्ष का, तो वो अंत का प्रतीक है। क्या बोला? इसलिए जो वो अंत का प्रतीक होने से उसको कहा है कि नए घर में शुरू शुरू में जाओ तो पहला त्योहार होली नहीं पढ़ना चाहिए। उनके कंसेप्ट समझ रहे ना आप? वो ये कंसेप्ट है कि पहली बार जो है पहले ही घर में गए और पहला ही त्योहार होली। होली वो एंडिंग का प्रतीक है, समाप्त का। वर्ष समाप्त हो गया, हो अच्छा गुजरा हमारा, हो अल्लाह करो, नहाओ धो, रंग उंग फेंको भागो, ये हो गया। तो होली अंत का प्रतीक है, इसलिए होली को ऐसा ही उनका जो पंचक नक्षत्र है, पंचक नक्षत्र जो हैं ये 5 नक्षत्र हैं, इनकी संज्ञा है पंचक बनाई हुई, और इनके साथ एक कन्हानी, ये भी क्या है, वो अंत के प्रतीक है। धनिष्ठा, श्रवण धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र क्या है? पंचक संज्ञक। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। पंचक संज्ञक है ये 5 नक्षत्र। और ये 5 नक्षत्र क्या हैं कि ये कहते हैं कि अंतिम 5 चरणों में जो चीज पूरी हो रही होगी, वो अंतिम 5 चरणों की जो चीज है वो समाप्त मानी जाती है, वो एंडिंग मानी जाती है। तो इसलिए फिर वो जो 5 चरण, ये जो 5 हैं, इनमें शुभ काम नहीं करते, और कोई काम ऐसा हो जाए तो उन्होंने फिर और भी कहानियां जोड़ी हुई हैं। जैसे अगर धनिष्ठा में किसी की मृत्यु हो जाए तो उस घर में 5 आदमियों की मौत होती है, या उस गांव में तो 5 में, ये बारंबारता वाली बना। ऐसे ही शतभिषा, पहले नक्षत्र गाँव न जाना, दूसरे नक्षत्र छाँव न छाना। अगर आपको कोई नई चीज बुननी है, तो नया ताना बाना, कोई नया प्लान बनाना है, तो वो शतभिषा नक्षत्र में नहीं करना। इस तरह की बातें बनाई हुई हैं। लेकिन अब आपको जो है, आप तो अब आचार्य दास ने लोके से ज्योतिष पढ़ रहे हो ना, तो आप तो यथार्थ ज्योतिष को पढ़ रहे हो। पहली बात तो ये है कि मान लिया ये आपके वो हैं पंचक संज्ञक होते हैं, ये अंत के प्रतीक हैं, लेकिन जो हमारा पंचांग है ये तो पूर्वा भाद्रपद को पहला नक्षत्र, शास्त्रीय तौर पर पूर्वा भाद्रपद पहला नक्षत्र है, ये आपको फाइनली बता दूं, तो उसमें ये अंतिम संज्ञक है ही नहीं ये नक्षत्र। ठीक, आगे समझ में? अब आओ अगली महत्वपूर्ण बात पर। ये बात बहुत ही महत्व की है, वैसे सारी बातें महत्व की है, लेकिन अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने पहलू में किसी बात का विशेष महत्व है। अब देखिए कि आपने 43 नंबर का पेज देखा, आपने पंचांग खोला और 43 पे आ गए। तो 43 नक्षत्र पे, 43वें पेज पे आपने नक्षत्रों को देखा कि पहला नक्षत्र तो पूर्वा भाद्रपद से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? पहला तो पूर्वा भाद्रपद। तो अब जो अश्विनी से मूल गिनने का है वो तो हुआ ही नहीं, वो बात वहां गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? दूसरी बात ये है कि पूर्वा भाद्रपद 15, 40, 13 का, तो जो अभी इन्होंने गणित करके 3 अंश 20 कला का एक चरण बताया था वो तो हुआ ही नहीं। भाई 15 अंश 40 कला, 13 भी कला में भाग दोगे 4 का, तो 3 अंश 20 कला तो आया ही नहीं। जो नक्षत्र का विस्तार है ये कम ज्यादा होने से जो ज्योतिष शास्त्रियों ने 3 अंश 20 कला के एक चरण का नियम बनाया है वो नियम तो रहा ही नहीं। और इसलिए क्या हुआ कि जो कर्क राशि है, बताओ कर्क राशि कितनी राशि पे शुरू हो, कितने अंश पे शुरू होगी? बहुत सही, कितने पे शुरू हुई? 90 अंश पे। भाई 30 की मेष गई, 30 की वृषभ गया, 30 का मिथुन गया, 30 30 30 30 90 शुरू हुआ, तब कर्क शुरू हुआ। अब 90 अंश पे देखिए आप कौन सा नक्षत्र समाप्त हो रहा है और कौन सा शुरू हो रहा है। बहुत गौर से देखिए, पंचांग को देखिए। 90 अंश पे, हाँ, अब आप ये देख रहे हैं कि 90 अंश पे कोई भी नक्षत्र न तो शुरू हो रहा है और न तो, आपने आर्द्रा कहा, ठीक कहा, क्योंकि वो 89 पे आर्द्रा जो है शुरू हो रहा है ना, 89 कुछ पे,
तो 90 पे तो नहीं हुआ ना। यानी राशि का एंड और राशि का आरंभ, समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आ रही है आप लोगों की? किसी राशि की समाप्ति और किसी राशि की शुरुआत नए नक्षत्र से या किसी संपूर्ण नक्षत्र से हो ही नहीं रही है ना विचारणीय बात? अर्थात ये जो मूलों की कहानी है ये सिर्फ तभी सिद्ध हो सकती है जब नक्षत्रों को गलत माप से लोगे, जो कि नक्षत्र है नहीं। 13 अंश 20 कला, मैंने आपको कल कहा था ना, कल एक उदाहरण दिया था कि इनके पास 10 रुपए, इनके पास इतने रुपए, तो समान औसत में तो आ गया कि प्रत्येक के पास 15 रुपए, पर जिसके पास 5 ही रुपए उससे बोलोगे कि निकालो 15 रुपए, तो कहां से निकालेगा वो? जिसके पास 5 है औसत में तो आ गया कि 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 20 और 15 35 और 10 45 और 5 50, इसको 50 की जगह कुछ और मान लो, 12.5 हो गए औसत में, औसत 12.5 हो गए। अब इस आदमी को जिसके पास 5 रुपए हैं इसको हम बोलेंगे निकाल 12.5 रुपए, तो कहां से निकालेगा भाई? तो ऐसा ये है कि औसत मान जो है वो तुम्हारा 13 अंश 20 कला का है। अब यहां देखेंगे आपके आर्द्रा नक्षत्र अकेले 24 अंश का है। तो जो 3 अंश 20 कला की जो थ्योरी है ये कैसी थ्योरी है? काल्पनिक है, गलत है, मान्यता की है, मानने को कुछ भी मान लो। ठीक है प्रवेश जी, ठीक है ना? व्यवस्था से और तरीके से आपके दिमाग में ये बात घुस जानी चाहिए कि जो ये मूल नक्षत्रों की कहानी है ये ठीक वैसे ही है। जिस आदमी के पास केवल 5 रुपए है उससे 12.5 रुपए मांगने की कहानी है ये। वो फल कहां से देगा जब उसके पास वो व्यवस्था ही नहीं है? तो इसलिए ऐसे ही एक नक्षत्र, एक योग होता है, द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग होते हैं, और वो हमने लिखा है अपने उसमें कि हमने उसमें भी यही हिसाब जुड़ा हुआ है कि जिसके साथ जिन जैसे मंगलवार को अगर वो नक्षत्र हो जिसके राशि के 3 चरणों से राशि बनती है, जैसे अश्विनी भरणी कृतिका, और फिर वो 3 चरणों वाला कौन आई? आश्लेषा से पहले तीसरी राशि मिथुन राशि। वृषभ में कृतिका के 3 चरण आए ना, वृषभ में कृतिका के 3 चरण आए ना। तो अब ये कृतिका जो 3 चरणों वाली राशि है ये अगर मंगलवार को आ जाए तो वो त्रिपुष्कर योग होता है। वो क्या होता है? त्रिपुष्कर योग। अब सवाल ये है कि जब 3 चरणों वाला हिसाब ही नहीं बन रहा है तो त्रिपुष्कर योग का, तो मैंने लिखा है अपने उसमें संपादकीय में कि हमने ये त्रिपुष्कर द्विपुष्कर योगों को इसलिए छोड़ दिया है, नहीं दिया है हमने, इनका हिसाब ही नहीं है। ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए ताकि आप देखिए 2 बातें हैं। पहली बात है आदमी को बुराई रोकनी चाहिए, लेकिन अगर वो रोक नहीं सकता तो कम से कम इतना हो कि वो खुद बुराई में न रहे। ठीक है? अब आपकी ड्यूटी बनती है, मानता ये बनती है कि आप संसार को ज्ञान बताएं कि भाई ये जब मूल की थ्योरी और ये काल सर्प की थ्योरी ये सब बेकार है। हम तो लिख रहे हैं ना, हम यहाँ पंचांग में लिखते हैं कि ये सब जो है ऐसे ही हैं, वो पढ़ लेना क्या लिखा है मैंने। तो पहली ड्यूटी तो ये है कि अब संसार को भी बुराई से बचाओ, पर अगर नहीं बचा पा रहे हो तो कम से कम इतना कर लो कि आप खुद बुराई के प्रति सावधान हो जाओ। बहुत सारे लोग हमसे, अब यहाँ पर एक अलग विषय से हट के बात आ गई पर ज़्यादा टाइम की नहीं है, 1 मिनट की बात है। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आचार्य जी आप ना ये ऐसा करो कि ये तो आपको प्रधानमंत्री जी के सामने लानी चाहिए बात। अब वो सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी जैसे मेरे सगे मित्र हों, पास बैठते, रोज शाम को हम साथ ही बैठते होंगे जैसे। अरे प्रधानमंत्री जी को एक आदमी की बात पहुंचना कहाँ संभव है? ये तो जब समाजगत एक बहुत लोगों की बात बनेगी शायद तब पहुंच पाएगी। ऐसे ही कि आप ना धर्माचार्यों को बोलो, जैसे कि धर्माचार्य बस मेरे ही लिए बैठे हैं कि कब आचार्य जी का आदेश आए और कब ये चीज।
सवाल इस बात का है कि अगर तुमको तुम्हारी समझ में आ गया, मैं लोगों से कहता हूं, लोग कहते हैं कि ये चीज तो तब फैलेगी जब सब लोग मनाने लग जाएंगे। हम कह रहे हैं जब सब लोग मनाने लग जाएंगे त्योहारों को सही तिथियों में, तब तुम मत मनाना, तुम बैठे रहना। जब सब मनाने लग जाएंगे तब तुम्हारी क्या अहमियत रह गई? सवाल तो इस बात की है जब सारे लोग गलत जा रहे हैं तुम सही चल रहे हो, ये है बात तो। और ये एक एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको सत्य समझ में आ गया, ये महर्षि दयानंद सरस्वती का सिद्धांत है। जितने भी लोग आर्य समाज के हैं उन सब का सिद्धांत है ये कि दुनिया चले तो चले गलत, लेकिन मैं क्यों चलूं? मैं तो गलत नहीं चलूंगा। और आपको मैं बताऊं, मेरे घर परिवार में केवल इस पंचांग के अनुसार सारे त्योहार मनते हैं। ये मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा एक निजी तरीके की बात है, लेकिन इस बात को आपको बहुत गंभीर तरीके से समझना। हाँ, सत्य जब तक आपकी समझ में नहीं आ रहा तब तक की तो छूट है, लेकिन अगर आ गया है तो दुनिया मनाए तो मनाए गलत, मैं क्यों मनाऊं? मुझे नहीं मनाना। वहां यह तर्क नहीं चलेगा कि जब सब लोग मनाने लग जाएंगे तब हम भी कर लेंगे। ये तो एक निजी आदर्श का विषय है कि मैं गलत कदम क्यों चलूं, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं अवैधिक आचरण क्यों करूं। मुझे तो अपने वैदिक ढंग से चलना है और वेद के मुताबिक चलना है। तो ये विषय जो है, ये आज का विषय यहाँ पूरा हुआ और अब सिर्फ प्रस्तावना का समय रह गया है और कल ही करेंगे शुरू से। कोई प्रश्न हो तो ले लेते। अब आपको थोड़ा प्रश्नों का मौका देता हूँ, ठीक है? अगर 4:23 तो हुई है, क्योंकि एक्चुअली अब जो हम विषय चला रहे हैं ना, वो और गंभीर विषय है और वो ज्योतिष की जड़ है जो अब हम चला रहे हैं। आपको ठीक है, कल प्रातः की मुहूर्त में आप लोग शुद्ध अपना एक ताजे दिमाग के साथ आए हुए होंगे और प्रसन्न मुद्रा में आइएगा, आपको सारा विषय समझाया जाएगा। तो ये अब जो विषय हम समझा रहे हैं उसके लिए एक वैसी बात कर लेते हैं कि हम आपको विषुवांश क्या होता है, विषुवद वृत्त क्या होता है, क्रांति क्या होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्रांति की जानकारी आपको नहीं होगी तो आप सही से संक्रांति को नहीं ले सकते। ये कहा था ना, है ना? क्या कहा मैंने कि सही से संक्रांति ली जा रही है या नहीं ली जा रही? क्योंकि वो भी बोल रहे हैं हम 15 तारीख को, 15 जनवरी को मकर संक्रांति मना रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं हम 22 दिसंबर को मकर संक्रांति मना रहे हैं, लेकिन सही कौन है भाई? तो उसका गणितीय मापन आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो आप तब तक नहीं जान पाओगे जब तक आपको ये बुनियादी शब्द नहीं आएंगे। बुनियादी शब्द ज्योतिष के विषुवद वृत्त है, क्रांति है, भूमध्य रेखा है, विषुवद रेखा है, विषुवांश है और आपका अक्षांश है, देशांतर है, क्या इनकी भूमिका है, कैसे इनको गणित में हम लाएंगे, ये तमाम बातें जो हैं। और ये विषय हम कल आपको सारा विषय आपके सामने खोल रहे हैं। हम तो भाई सब ये लेकर आए हुए हैं, अब आप देखिए कि आप कितना ले सकते हैं और कितना आप ले पाए। ठीक है, तो कुछ इसमें 5 मिनट का समय है, इसमें कुछ जो प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, प्रश्न अगर किसी को कोई बात पूछनी है, ठीक है बेटा, वो ले लीजिए, माइक लीजिए और बोलिए। वो ये आपने अभी बताया नक्षत्र 4 चरण वाला जो प्रश्न था, उसमें तो स्पष्ट तो हो गया। नहीं, आपकी आवाज़ सुन मेरे तक ठीक से नहीं आ रही है, जरा माइक को थोड़ा हटा करके बोलो। ओम। आपने अभी जो बताया मूल नक्षत्र के विषय में, जो प्रचलित पंचांगों में मूल बताए जाते हैं, उनको दोषयुक्त किस कारण से कहा गया है? मतलब पहले पढ़ रहे हैं तो इसका दोष से क्या लेना देना है? नहीं, वो तो अब मूर्ख शास्त्रियों का अपना विवेचन है, मैं उसका समर्थन कहाँ कर रहा हूँ। मैं तो नहीं जानता ना कि इनको क्यों बोल रही है अशुद्ध। उन्होंने सिद्धांत बनाया है कि जिस राशि में जो नक्षत्र समाप्त हो रहा है पूरा, और जिस राशि को कोई नक्षत्र शुरू करता है संपूर्ण, जिस राशि के साथ संपूर्ण नक्षत्र समाप्त होता है और जिस राशि के साथ जिस नक्षत्र के साथ संपूर्ण राशि शुरू होती है, वो मूल संज्ञक होती है। और मूल जो है उसके अपने दोष हैं। अब ये दोष उन्होंने गिनाए
अब उनको कैसे दिखे हैं, अगर कैसे अगर हम ये जानते कि वो दोषपूर्ण क्यों हैं और अगर वो उचित होते तो हमने अपने पंचांग में दे दिए होते। ये होते? हमने अपने पंचांग में नहीं दिए, इसका तात्पर्य यही है कि वो क्या है, क्यों है, गलत कहा गया है, ये उसका कोई वैदिक या शास्त्रीय या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसीलिए तो उन्हें हम मना कर रहे हैं कि ये नहीं होता है। पर आपको जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि देखो, हमें डर वहां लगता है जहां हमें पता ना हो, लेकिन अगर हमें पता हो तो हमारे अंदर से डर हट जाता है। तो वो डर हटाने के लिए ये जरूरी है कि आपको पता हो कि गंडमूल होता क्या है। बहुत अच्छा, आपके को इसकी जानकारी होनी चाहिए। सुना, समझे बेटे? ये जो नक्षत्र कैसे फल खराब देते हैं और कैसे खराब नहीं देते हैं, इसकी हमारे पास जानकारी नहीं है। मतलब कि जो ऊपर अंतरिक्ष में तारामंडल जितने भी नक्षत्र हैं, उनका धरती पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस प्रकार से? नहीं नहीं नहीं, ये देखो तो आपने अलग बात पूछ दी आपने। दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि संसार में जो कुछ है वो हम पर प्रभाव नहीं डालता। मैं भी अगर यहाँ बैठा हूं तो मैं भी आप पे प्रभाव डाल रहा हूँ, आप हो तो आपका भी कुछ ना कुछ प्रभाव आपके अड़ोसियों पड़ोसियों पर, मुझ पर भी पड़ेगा। लेकिन ज्योतिष में पहली बात तो उस प्रभाव का कोई आकलन नहीं है, पहली बात जो प्रभाव आप बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि वो प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ता है। वो प्रभाव जो नक्षत्र अंतरिक्ष में, वो मुझ पर प्रभाव डालेगा और आप पर नहीं डालेगा, ऐसा कैसे? तो ऐसा तो नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ता है ग्रहों का, लेकिन उन प्रभावों की एक तो ज्योतिष में आकलन नहीं है और दूसरा वो प्रभाव व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हो, ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं है। वही बात है कि जैसे मूल नक्षत्र जो आपने निकाले अश्विनी आदि, वो तो उनकी गलत मान्यता के कारण है, लेकिन यदि हैं, उन्होंने माने हैं, तो वो पूरी धरती पे ही माने होंगे या फिर व्यक्ति विशेष? नहीं, उन्होंने नहीं व्यक्ति मानेगा विशेष, पूरी धरती के लिए। अच्छा, ऐसा है। आप बोलो। जो व्यक्ति मूल नक्षत्र में पैदा हुआ होगा उसी के लिए तो बुरा है, जो मूल नक्षत्र में पैदा नहीं हुआ उसके लिए क्यों होगा? और फिर मूल संज्ञक नक्षत्र में भी जिस चरण में होगा उसके अनुसार उसका फल होगा, ठीक है। तो वो उस तरह से है उन चीजों को। जिस बच्चे का जन्म हुआ ना उस मूल नक्षत्र में, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती के लिए बोलते हैं कि वो उसमें पैदा हो गए थे मूल नक्षत्र में, तो उन्हीं के लिए तो उसका फल कहा गया, जिसका जन्म होगा ये है। और आप और हम जो बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर मूल नक्षत्र का आसमान से कोई फर्क पड़ना है, कुछ प्रभाव पड़ना है, तो वो तो सभी को पड़ेगा ना। जैसे अब हम धूप हो रही है, तो धूप जैसे आपको कोई व्यक्तिगत कारण ऐसा हो सकता है, आपको जुकाम लगा है, आपको धूप पसंद नहीं आ रही है, तो इसलिए धूप आपको नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में कोई भी चीज सबको सामान्य रिजल्ट देगी, ये इसे प्रभाव कहते हैं। और ये जो कह रहे हैं ये फलित है कि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जो लड़का पैदा हुआ उसको ऐसा होगा, तो वो एक अलग फलित है, उसका कोई आधार हमारी समझ में नहीं। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रही? आपके यहाँ से आए? ठीक है, बोलो बेटा। जी, आपने अपने वक्तव्य में बताया था कि सूर्योदय के बाद छठी राशि में सूर्यास्त होता है, तो जब दिनमान बड़े या छोटे होंगे तब भी छठी राशि में ही सूर्यास्त होगा? देखिए, ये तो हमने एक साधारण बात बताई मोटे तौर पर। आपको तो देखना है वहाँ सूर्यास्त का समय, उस समय कौन सा लगन चल रहा है आपको देखना है। सही निर्धारण तो वो है जो आप देखेंगे, इसके लिए ऐसा गौण नियम नहीं है। ये तो एक मोटी सी बात है कि जनरली छठी राशि में सूर्य अस्त होगा, लेकिन आपको देखना है कि सूर्यास्त का समय क्या है और उस समय लगन क्या चल रहा है। ठीक है जी, हाँ ठीक है, शाबाश। ओम ओम। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर बताया, तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं, क्या है ये? क्या मैंने आपको बताया त्रिपुष्कर द्विपुष्कर के बारे में, ये बताया कि वो 12 के, देखिए जो फलित शास्त्रियों के मुहूर्तों के चयन का ढंग है ना, वो अलग है। हमारा ढंग, हमने मुहूर्त बताया, अलग ढंग है। उनका है कि जैसे शादी के लिए ये नक्षत्र होने चाहिए, ये बार होने चाहिए, ये तिथियां होनी चाहिए, तो उसके लिए उसके आधार पर तय करते हैं वो। हमारा अलग नियम है, हमने वो जो नियम बनाया वो आपको बता दिया कि किसी का लड़का अमेरिका में है तो उसकी बाट का भी हिसाब देखेगा, लड़का 10वीं में पढ़ रहा है उसके इम्तहानों का हिसाब। हमारा जो है व्यावहारिक है और उनका जो है वो एक अलग फलित शास्त्रीय तरीका है। ऐसे ही जो त्रिपुष्कर द्विपुष्कर योग है,
ये नक्षत्रों के, उन नक्षत्रों के आधार पर बनते हैं जिनकी राशि में 2 चरण और 3 चरणों का योगदान बन रहा है, उन नक्षत्रों के आधार पर बनते हैं। हमारे हिसाब में ये नक्षत्र 2 चरण और 3 चरणों का हिसाब ही नहीं बन रहा है, इसलिए हमने द्विपुष्कर त्रिपुष्कर को लिया ही नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो कल सुबह इसको हम नक्षत्र, वैसे तो आप पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन नक्षत्र चरण बना करके भी दिखा देंगे द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर का। ठीक है, चलिए इसके साथ ही मैं आज के इस आपके शिक्षण सत्र का की पूर्णता घोषित करता हूं। ओम शांति शांति शांति।